हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोगों का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाचन के बारे में बताया था। पाचन में हमने आपको बता दिया था कि पाचन जो होता है हमारा दो भागों में बंटा होता है। एक हिस्सा जो होता है उसका आहार नाल होता है, दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वह हमारा ग्लैंड होता है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल में हमने आपको मुख के बारे में बताना शुरू किया था, जिसमें मुख गुहिका के बारे में बताया था। हमने बताया था मुख गुहिका में जो होता है दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से मैंने आपको दांत के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जीभ के बारे में देखेंगे। जीभ, देखिए जीभ जो होता है यह एक मांसपेशीय अंग है। जीभ क्या है? जीभ एक मांसपेशीय अंग है। यह एक मांसपेशीय अंग है। यह एक मांसपेशीय अंग है। जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम होता है भोजन का स्वाद ग्रहण करना, भोजन में लार मिलाना और बोलने में ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। जीभ क्या काम करता है? भोजन का स्वाद ग्रहण करता है, भोजन का स्वाद ग्रहण करना, भोजन का स्वाद ग्रहण करना, भोजन में लार मिलाना, भोजन में लार मिलाना और ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। 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 देखिए जीभ की जो लंबाई होती है हमारी लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ को, यह जो हमारा जीभ होता है, जीभ को यहाँ पर एक हायोड नामक हड्डी होती है जो इसको पकड़ के रखती है। जब हायोड हड्डी टूट जाती है तो जीभ बाहर लटक जाता है। इसीलिए जब कोई इंसान फांसी लगाता है या जब किसी इंसान को फांसी पर चढ़ाया जाता है उसका जीभ बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि हायोड हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जीभ को हायोड हड्डी पकड़ कर रखती है। जीभ को हायोड हड्डी एक गले में पाई जाती है। हायोड हड्डी पकड़ कर रखती है। जीभ को हायोड हड्डी पकड़कर रखती है। यहां पर होता, अगर ये न रहे तो जीभ हमारा बाहर की ओर लटक जाएगा। अगर हम जीभ के बारे में देखें, जीभ की संरचना देखिए क्या होता है। जीभ में लगभग 1000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ में लगभग 1000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह जो शुरू वाला हिस्सा होता है यह मीठा स्वाद लेता है। यहाँ पर हमको मीठेपन का पता चलता है। अगर कोई चीज़ हम मीठी चीज़ खाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मीठा लगता है। और यहाँ पर नमकीन वाला हिस्सा होता है, नमकीन वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पर खट्टा खट्टा महसूस होता है। खट्टा वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महसूस होती है। सेम प्रोसेस इस साइड में भी होता है। यहाँ पर नमकीन वाला हिस्सा होगा और यहाँ पर खट्टा वाला हिस्सा होगा। सबसे लास्ट में, अंतिम में क्या होता है? यहाँ पर यह वाला हिस्सा तीक्ष्ण या तीखा पता करता है। हमको तीखा एकदम लास्ट में जाकर के लगता है। जब हम कभी मिर्चा उर्चा खाते हैं तो यहाँ भनभनाता है बहुत तेजी के साथ, नीचे की तरफ एकदम लास्ट में हमको तीखा तीखा महसूस होता है। तो जीभ का यह हमारे हिस्से होगा कि जीभ में हमको कहाँ पर क्या महसूस होता है, क्या खाते हैं तो कहाँ पर हमको कैसा फील होता है। शुरुआती हिस्से में हमको मीठेपन का अनुभव होता है। देखिए जो सांप का जीभ होता है, सांप का जीभ दो भागों में बंटा होता है। सांप का जीभ
दो भागों में बंटा होता है। सांप का जीभ दो भागों में बंटा होता है। सांप का जीभ दो भागों में बंटा होता है। जब सांप जीभ निकालेगा बाहर की ओर तो आप देखेंगे ऐसे होता है जीभ, उसका दो भागों में बंटा होता है। और मेढक का जीभ जो होता है वो पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा होता है। वह अपना शिकार करने के लिए, छोटे छोटे कीट पतंगों को खाने के लिए अपना जीभ ऐसे खोलता है और कीट पतंग को पकड़ के लपेट लेता है अंदर की ओर। तो मेढक का जीभ अंदर की ओर मुड़ा होता है। मेढक का जीभ अंदर की ओर मुड़ा होता है। अंदर की ओर मुड़ा होता है। मेढक का जीभ अंदर की ओर मुड़ा होता है। कुत्ते के शरीर में कभी पसीना नहीं निकलता है। कुत्ते को आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में वह अपना जीभ बाहर निकाल करके हाँफता है बहुत तेजी से। वह हाँफता नहीं है, वह अपना लार के माध्यम से वह अपने पसीने को निकालता है। अर्थात कुत्ते के जीभ में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुत्ते के जीभ में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुत्ते के जीभ में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां, कुत्ते के जीभ में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यह तो हो गया जीभ के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे, माउथ में हमने दांत देख लिया, माउथ में हमने जीभ देख लिया। अब हमको पढ़ना इसकी लारीय ग्रंथियां। देखिए क्या पढ़ना आपको, हमको यहाँ पर लारीय ग्रंथियां पढ़नी है। लारीय ग्रंथियां, हमारे मुख में 3 जोड़ी लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। 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 कौन कौन सी? एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर और एक होती है सबलिंगुअल। देखिए क्या होता है, एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ये 3 होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। यह सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। कहाँ पाया जाता है? यह जो हमारा कान होता है, कान के नीचे यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, अंदर होती है। और सबमैंडिबुलर जीभ के नीचे होती है। एक कान के नीचे होती है, कान के नीचे, और यह जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है। और यह हमारा निचले जबड़े में होती है, निचले जबड़े में होती है। निचले जबड़े में होती है। तो यह हमारी लारीय ग्रंथियां हैं। देखिए जब कभी भी पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, सूज जाता है पैरोटिड ग्लैंड, तो उसको गलसुआ रोग कहते हैं। जब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, जब पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है तो उसे गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ रोग कहते हैं। तो उसे गलसुआ
रोग कहते हैं। देखिए हमारे मुख में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। इतना पहले साफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं लार के बारे में। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। अर्थात हमारा जो लार होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। अर्थात लार अम्लीय होता है। लार अम्लीय होता है। देखिए जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय होता है। विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। और जब पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है तो विलयन हमारा उदासीन होता है। उदासीन होता है। तो हमारा लार है क्या? इसका पीएच वैल्यू 6.8 है। इसका मतलब क्या हुआ है? जो लार है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 7 से कम है। देखिए लार जो होता है सलाइवा, लार में 2 चीजें होती हैं। एक तो पानी होता है, लार में एक पानी होता है, और दूसरा एंजाइम होता है। लार में पानी होता है और लार में एंजाइम होता है। लार में लगभग 99% पानी होता है और 1% एंजाइम होता है। और इस एंजाइम में भी 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। कौन कौन से होते हैं? देखिए लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ अगर कोई सूक्ष्म जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हमारे भोजन के साथ हमारे मुख में चले जाते हैं तो यह लाइसोजाइम उनको मार डालता है। उनको हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को, या हम कहें सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, या मार डालता है, मार देता है। लिखें, मार काट की बातें होंगी, मार देता है। टॉयलिन और डाइस्टेज, इन दोनों का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना। हमारे भोजन का यह पहला अवयव है जो पच रहा है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन सा अवयव पचता है? कार्बोहाइड्रेट्स पचता है। कहाँ पर? मुख में। अर्थात जो हमारे पाचन की क्रिया होगी वो कहाँ शुरू हो जाएगी? मुख से ही शुरू हो जाएगी। तो टाइलिन और डाइस्टेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या मंड में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च या मंड में बदल देते हैं। म्यूलिन का काम क्या होता है? म्यूलिन जो होता है भोजन को चिकना बनाता है। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है। यह भोजन को चिकना बनाता है।
भोजन को चिकना बनाता है। देखिए म्यूलिन क्या करेगा, भोजन को चिकना बनाएगा। तो हमने देखा कि टाइलिन और डाइस्टेज कार्बोहाइड्रेट को मंड में बदल रहा है, स्टार्च में बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मुख से पाचन शुरू हो गया, अर्थात कहेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पाचन मुख से ही शुरू हो जाता 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 है। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू हो जाती है, पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। प्रोटीन और वसा का पाचन मुंह में नहीं होता, मुंह में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मुंह में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। प्रोटीन और वसा का पाचन, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। मुंह में सिर्फ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। मुंह में सिर्फ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, और वसा और प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता है। देखिए सांप में जो जहर पाया जाता है वह पैरोटिड ग्लैंड में ही पाया जाता है। सांप का जहर पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। सांप में जहर पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। अब हमारा यह भोजन जो मिक्स हो गया, लार के साथ मिक्स हो गया मुंह में, अब इस भोजन को, इसमें कुछ पचित भोजन भी है और कुछ अपचित भोजन भी है। इस पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को हम लोग बोलस कहते हैं। मुख में पचित और अपचित, भाई पचित कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 90% पच जाता। मुख में पचित और अपचित, मुख में पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को बोलस कहते हैं। बोलस कहते हैं। भोजन के मिश्रण को बोलस कहते हैं। इसके बाद मुख से भोजन आगे बढ़ता है और कहाँ पहुंचता है, ग्रास नलिका में, फूड पाइप में पहुंचा है। तो अगला ही भाग हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड पाइप या ग्रास नलिका। फूड पाइप, भोजन नलिका, फूड पाइप, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भोजन नलिका। भोजन नलिका। देखिए भोजन नलिका में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन नलिका में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मुख में बोलस है, पचित और अपचित भोजन का मिश्रण है, उसको सिर्फ और सिर्फ आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। तो भोजन नलिका क्या करता है, बोलस को या भोजन को आमाशय में पहुंचाता है। आमाशय में पहुंचाता है। आमाशय में पहुंचाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन, यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और सिर्फ क्या करता है, जो हमने मुंह में चबाया हुआ भोजन है, मिक्स भोजन है,
जिसको हम लोग बोलस कह रहे हैं, इस बोलस को आमाशय तक पहुंचा देता है। तो मुख और फूड पाइप तक, पाचन प्रोसेस में हमने भोजन को अपने मुख से आमाशय तक पहुंचा दिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको आमाशय के बारे में बताएंगे कि हमारा जो बोलस आमाशय में पहुंचा है, आमाशय में पहुंचने के बाद वहां इसके साथ कौन सी प्रोसेस होगी, इसको हम लोग नए अगले वीडियो में देखा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।